भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव, तो तीनों तो पीडीए के थे। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी द्वारा उनको तो जो सेना की ब्रीफिंग होती थी उसमें पीडीए दिखने लगा। शर्म की बात है कि कोई इस प्रकार की राजनीति की बात करे। जात के संबंध को लेकर बात कही है, बहुत ही सच और तार्किक बात कही है। कल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है। समाजवादी पार्टी के समय में जो विशेष तौर से उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसा है, उस दंगे की आग में झुलसने का कारण समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी हिंदू विरोधी राजनीति का परिणाम था। देश की सेना, ये देश का हमारा मान सम्मान, और किसी को भी देश की सेना के बारे में कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। देश की सेना हमारा मान है, देश की सेना हमारा अभिमान है, देश की सेना पे हम गर्व करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ आस्था कौशिक। जब जब पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ भारत से भिड़ा है, तब तब बुरी तरह पिटा है। 1971 का युद्ध हो या फिर करगिल की लड़ाई, भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान हर बार पस्त हुआ है। पाकिस्तान शायद यह भूल गया था कि 21वीं सदी का भारत है, यह नया भारत है, यह घर में घुसकर मारने वाला भारत है। और फिर पहलगाम में मासूम लोगों की हत्या करके अक्षम्य अपराध कर दिया पाकिस्तान ने। और उसी आतंकिस्तान की हिमाकत का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, आतंक के आकाओं की कब्र खोद डाली, पाकिस्तान के 11 एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए, चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और फिर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत की तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के अदम्य साहस ने एक बार फिर से पाकिस्तान को परास्त कर दिया। आज इस जीत पर पूरे देश का जोश आई है। कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त किया, आज बताएंगे हमारे जवान। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट पैनल का। जनरल पांजीकर जी हमारे बीच में हैं, इसके अलावा मोहम्मद अली शाह जी हमारे बीच में हैं, और एफओस अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला हमारे बीच में है, और कर्नल एसपी मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और मेरे साथ इंडिया का यंगिस्तान भी है, और उस यंगिस्तान से मेरी अपील है, आप लोगों का जाहिर सी बात है जोश आई है, तो अपने अपने सवालों को तैयार रखिएगा, अपने अपने कमेंट्स को तैयार रखिएगा। मैं आपके पास आऊंगी, यू कैन रेज योर हैंड्स, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, और मेरा पहला सवाल जनरल पंजीकर जी आपसे यही। अब पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत को कॉपी कर रहा है। धूल तो हमने चटा दी है, 11 एयरबेस तबाह कर दिए हैं,
आतंकियों के 9 अड्डे, जैश लश्कर सबको घर में घुस के मारा है। अब देखिए, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो एयरबेस पर गए जवानों की हौसला अफजाई करने, तो वहां पे शहबाज शरीफ एक पुरानी तोप पे घास लपेट कर आ गए और वहां पहुंचे और जीत का जश्न मना रहा है पाकिस्तान। सीधे तौर पर फर्जीगिरी और महाझूठ। आपका कहना सही भी है और गलत भी, दोनों चीज। अच्छा, अगर पाकिस्तान अपने को सचमुच ही अगर हमको फॉलो करे तब तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जैसे देखिए कि हमारे देश में जिस तरह से कि लोगों में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं है, जो अलग अलग धर्म है उनके लोग एक साथ रह रहे हैं, एक तरह से जिस तरह से अभी लोग जुड़े हैं, खास करके इस दौरान जब ये जंग का माहौल हुआ उस समय, ये मेरा ख्याल ये काबिल तारीफ। और ये इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखिए पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। 22 तारीख को हुआ हमला हमारे लोगों के ऊपर, जिसमें कि निर्दोष लोग मारे गए, निहत्थे लोग मारे गए, चुन चुन के मारे गए, धर्म के नाम पर मारे गए। लेकिन उसके पहले अगर आप देखिए, उससे 5 या 6 दिन पहले, मेरा ख्याल है 16 अप्रैल का दिन था, जब वहां के जो डिफैक्टो लीडर हैं, चीफ प्राइम मिनिस्टर तो वहां का कुछ है नहीं, वहां के जो मौलाना हैं, जो कि चीफ है आजकल बने हुए वहां वही के, देश चला रहे हैं ऐसा लग रहा है जी, प्रत्यक्ष रूप तो से। उन लोगों ने उन्होंने जो वहां पर उन्होंने बताया कि हम जो है बिल्कुल अलग सभ्यता है, अलग है, अलग कौम है, अलग धर्म है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि सब हम लोग एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ हम एक हैं। अगर ये पाकिस्तान मान ले, अगर ये पाकिस्तान फॉलो करे तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। 2 नेशन थ्योरी अपने जगह पे जाए, बिल्कुल लोग सर, शांति से आपने रहेंगे। उसी बात का जिक्र कर दिया जिस पर मैं आ रही थी, और मेरा सवाल यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह जी आप ही से ही है। उनके जो जिहादी जनरल हैं मुल्ला आसिम मुनीर, सबसे पहली बात तो खबर यह आई थी कि जब इंडिया ब्रह्मोस मार रहा था तो बंकर में छिप गए थे। उनकी सेना यहाँ पर कोशिश कर रही थी, फतेह 1 फर्जी झूठ फैलाया जा रहा है, हमने भेजी, फतेह 2 को इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार दिया गया और उनके जिहादी जनरल बंकर में छिप रहे थे। आपका कहना बिल्कुल 100% सही है आशा जी। देखिए, जब हमने कुछ करा भी नहीं था इनको, पहले 14 दिन तक हमने कुछ करा भी नहीं था। हमने जब पहलगाम में ये हमला हुआ 22 अप्रैल को जी, तो हम गुस्से में थे जरूर, ये लोग भाग रहे थे बिल्कुल। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे निकल के भाग आते हैं दुबक के। तो वैसे पाकिस्तान के लोग, इनके जनरल, इनके मिनिस्टर अपनी फैमिली को दूर भेज रहे हैं। जो 2 नेशन थ्योरी दे रहे थे, जी हाँ, जिन्होंने अपने मुल्क को इस आग में झोंका, वो बंकर में छिपे हुए थे। 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर, जिसको हम सब मुल्ला आसिम मुनीर के नाम से जानते हैं, 2 नेशन थियरी की बात करते हैं। कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं, पता क्या क्या बकवास बारी। शर्म आती है मेरे को कि वर्दी में कोई भी ऑफिसर, चीफ तो बहुत दूर की बात है, कोई भी ऑफिसर ऐसे सोच भी सकता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और हिंदुस्तान में देखिए, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में है ना, उसके आधे भी नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और इतने लॉयल हैं, इतने वफादार। ये हमारी देखिए, ये 5 उंगलियां हैं आशा जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग से, और जब ये आपस में साथ मिल जाते हैं, एक मुट्ठी बन जाती है ताकत। और मुझे लगता है पाकिस्तान ने अपना आईना देख लिया है। दीप्ति काला जी, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया है? मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ने उसको अपनी सच्चाई दिखा दी, और अब इस एक्शन के बाद मुझे लगता है कि उसको उठने में बहुत वक्त लगेगा। उठेगा तो वो कभी भी नहीं, उठेगा तो वो कभी भी नहीं, लेकिन वो वापस आने में, सदमे से ही बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा। इतनी प्रिसीजन से जो हमने उनको ध्वस्त किया है। आप देखिए, जो 9 अड्डे थे और जो एयरफोर्स बेस थे, यही मैं कह रही थी कुछ दिन पहले भी आज था, कि देखिए एयरफोर्स बेस, एयरफोर्स रनवे को, किसी भी रनवे को तबाह करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब हम वॉर में होते हैं या हम कन्फ्लिक्ट में होते हैं, क्योंकि हम रडार उड़ा देते हैं, हम उनके असेट्स उड़ा देते हैं, बट एक बेस को उड़ाना एक बहुत सबसे बड़ा मुझे लगता है जो नुकसान हम पहुंचाते हैं। क्योंकि आप देखिए, आपको ये इनफैक्ट ऑडियंस को भी ये समझना जरूरी है कि जब हम कन्फ्लिक्ट में हैं, जब हम वॉर पे हैं, तो जब हम दुश्मन के ऊपर हमला करें, आजकल सबसे ऊपर क्या है, सबसे जल्दी फास्ट एक्टिंग क्या है, सबसे फास्ट एक्टिंग है एयर स्ट्राइक्स जी। तो अगर एयर स्ट्राइक्स उन्होंने करनी है तो उनको जहाज देना पड़ेगा। अब जहाज के लिए रनवे ही नहीं है तो जहाज उड़ेगा कहाँ? बिल्कुल, तो ये हमने बहुत ही सटीक रणनीति, ये बहुत ही सटीक रणनीति। और ये जो न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी दी जा रही थी ना, कि न्यूक्लियर जो है वो संपन्न देश है पाकिस्तान, और भारत जो है वो बचकर है, उस गीदड़ भभकी के लिए हवा निकल गई। मुझे कह दिया
कि तुम्हारी न्यूक्लियर धमकियों से हम नहीं डरेंगे। बिल्कुल, इसको प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। डिफेंस एक्सपर्ट एसपी मलिक जी हमारे बीच में। मलिक जी, ये न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी जो दे रहा था पाकिस्तान, कोई सर पे उठा करके तो मिसाइल या मारता नहीं है। रनवे की जरूरत होती है, उसे भारतीय सेना ने धुआं कर दिया। जी देखिए, जैसा कि अभी स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति जी ने बताया जी, सबसे पहले हमने उनको एयरफोर्स के लिए ब्लाइंड कर दिया। पहला एक्शन लिया, क्रेटर्स उनके रनवे और एयर स्ट्रिप को इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, वो अपनी फ्लाइट्स ही नहीं टेक ऑफ कर सकते। सिर्फ लड़ने की ही नहीं, उनको रिफ्यूलिंग के लिए भी वो नहीं भेज सकते अपने जहाज दोबारा टेक ऑफ कर। फिर दूसरा उनका एयर वार्निंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तीसरा उनके जो लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस थी जहां स्पेयर पार्ट्स रखे थे मेंटेनेंस के लिए, उसको ध्वस्त कर दिया। तो कुल मिला के टोटल हमने उनके 11 एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया। उनको टोटली एयर पार के मामले में ब्लाइंड कर दिया गया। और कोई कुछ पूछना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम बासित कुरैशी है, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हूँ। जिस तरह से एमपी के मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी की धार्मिक और उनकी कास्ट को देखकर उनका अपमान किया है, ना कि उनके सिंदूर ऑपरेशन और उनके जो एमपी के बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं। तो ये ऐसे लोगों की सोच कब खत्म होगी, ना कि उनके जो साहित्यिक कार्य है वो कर रहे हैं उनके धर्म को ना देखकर। मतलब ये सस्ती राजनीति जो शुरू हो जाती ना, मैं चाहूंगी कि जनरल पांचेकर जी आप इसका जवाब दें कि देखिए, जिस वक्त पूरा देश एक खड़ा है, राजनीति का वक्त नहीं है और अभी भी हम संवेदनशील समय पर हैं, तो ऐसी सस्ती राजनीति कई पार्टियों के नेता चमका रहे हैं। आप सपा के रामगोपाल यादव जी को देख लीजिए, वो खुलकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें। क्या ये इसका वक्त है? ये बेटा आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और ये प्रश्न मेरे से ज़्यादा आप लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या ये समय 21वीं शताब्दी में जब हम लोग हैं, देश हमारी इतनी बड़ी ट्रेजेक्ट्री पे रहे, जो मिलिट्री पावर हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, इकोनॉमिक पावर हम लोग इतने बड़े हैं, उसके बाद हम इस तरह से ओछी और छोटी बातें करें? खास करके एक महिला अधिकारी जो कि देश में जो कुछ हुआ वो लेके इंटरनेशनल मंच के ऊपर वो बता रही है कि क्या हुआ, तो उसको इंसल्ट करना तो किसी भी हालत में ठीक नहीं है। दरअसल अमेरिका को एक चौधराहट की आदत भी पड़ी हुई है कि विश्व का कोई भी मसला हो, मामलेदार मैं ही हूं। बिल्कुल। और भारत पाकिस्तान के बीच में तो वैसे ही बोलने की आदत पड़ी हुई है। और खासकर ट्रंप तो हमेशा एक्साइटेड फॉर्म में रहते हैं। उनकी पॉलिसी, ऑफ कोर्स अमेरिकन पॉलिसी, उनको सीरियसली लेते हैं, बट उनको एज एन इंडिविजुअल कोई सीरियसली नहीं लेता है। जैसे ही उनकी ये स्टेटमेंट आई, उधर से चीन अपनी चौधराहट के पीछे पड़ गया। उसने बोला हम तो पाकिस्तान के जो है कट्टर दोस्त हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। उससे पहले सब न्यूट्रल थे। तो सब ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है, वरना इस पे बिल्कुल क्लियर स्टैंड है इंडिया का। अगर कश्मीर पे बात होगी तो वो दोनों देशों के बीच में होगी। बिल्कुल। और अब प्रधानमंत्री तो और भी मोदी क्लियर ने कर दिया है। जब राष्ट्र को संबोधित किया था सर, तो संबोधन में दो बातें बहुत स्पष्ट की थी। एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, और दूसरा यह कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पीओके पर ही होगी। पीओके एंड नो अदर मुद्दा, नो अदर टॉक्स, आतंक या फिर पीओके। बिल्कुल। दीप्ति जी, मेरा सवाल आपसे, अब पाकिस्तान के अंदर देखिए कितना बड़ा प्रोपोगेशन चल रहा है, बहुत झूठ फैलाया जा रहा है। वो लोग तो जीत का जश्न मना रहे हैं। ये किस बात की जीत है? 11 एयरबेस फोड़वा लिए, वहां पे आतंकी कैंप ध्वस्त करा लिए जो उनके प्यारे दुलारे थे। आवाम वहां पे टेरर में आ गई जब भारतीय ड्रोन ऊपर थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। मतलब हालत ये हो गई थी कि गाड़ी का टायर फट जाए तो उनको लगता था कोई मिसाइल छोड़ दी भारत ने, और वो पाकिस्तान जीत का जश्न मना रहा है। जी देखिए, जो अभी सर ने ट्रंप के बारे में कहा, वही मैं पाकिस्तान के बारे में कहूंगी कि जिसको अपना ही नहीं पता वो दुनिया को क्या बताएगा। ठीक है। सो पाकिस्तान ने देखिए कितने फॉल्स नैरेटिव यूज किए। आप उनका कोई भी डिफेंस मिनिस्टर का, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, कोई भी आप इंटरव्यू उठा लीजिए ग्लोबल मीडिया का, और आपको शायद हंसी आ जाएगी। स्टैंड अप कॉमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है। देखिए सीएनएन के इंटरव्यू में बैठकर अगर उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हमने भारत का ये मार गिराया, उन्होंने कहा क्या सबूत है? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है, उड़ रहे हैं। ये ऑथेंटिसिटी। और आप उनका फॉल्स नैरेटिव और आप उनकी सच्चाई देखिए। सच्चाई है कि वो अपने सिविल जहाज के पीछे अपने जो मिलिट्री चीजें हैं उनको उड़ा के वो दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही घटिया हरकत पाकिस्तान ने की भारत से बचने कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर सिविल नागरिक मर रहे हैं या मर जाएंगे, या ये जो वेपनरी इंडिया से आ रही है वो उसको हिट कर सकते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनके यहाँ वही बात है जिससे हमने शुरुआत करी थी कि उनके जो आला अफसर हैं सब हैं वो बाहर भाग चुके हैं।
आपका कोई मीम बनाकर मिमिक्री तो नहीं की, वो तो जनरल जीडी बख्शी गई का तो वो कॉमेडी बना दिया है वहां पर। आपको भी ताजुब नहीं होना चाहिए, आपका चैनल में से ना स्क्रीनशॉट निकालकर अपने चैनल पे लगाए, ऊपर नीचे उर्दू में, आपको समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हैं लोग, मगर वो बना के घटिया एडिटिंग, वाहियात एडिटिंग। एक्चुअली शहबाज सरकारी जो रायता फैला है ना, इसको समेटने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो सियासी रूप से भी बहुत मुश्किल में है और जनता तक ये पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। हम जीते हैं कि आ रहे हैं, अब तोप के ऊपर घास लपेट के जश्न मनाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तोप का तो इस्तेमाल भी नहीं किया पाकिस्तान ने। और मैं इस पर एक और पॉइंट लाना चाहूंगी कि ये जो तुर्की का रोल है और उसके बाद बायकॉट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि तुर्की ने सीधे पाकिस्तान का साथ दिया और उसके बाद अभी प्रेसिडेंट अर्दोगान फिर आए, उन्होंने कहा हाँ हम अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ हैं, ड्रोन दिए तुर्की ने। तो क्या भारत की ये मुहिम कितनी काम आएगी? तुर्की बायकॉट जो चल रहा है, आप देखिए बहुत सारे जो सराफा व्यापारी हैं उन्होंने कहा कि हम अब तुर्की से नहीं खरीदेंगे। सेब व्यापारी हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हम इनका हैंडल नहीं देखेंगे, हम इनकी चीजों का बहिष्कार करेंगे। ये कितना आगे जाएगा मलिक जी? जी देखिए, बेसिकली आपने खबरों में भी सुना होगा कि राजस्थान में जो मार्बल आता है वो टर्की से आता है। वहाँ के पूरे ट्रेडर्स ने वहाँ से बिल्कुल अपने जितने भी अग्रीमेंट थे सब कैंसिल कर दिए, जितने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे वो सब कैंसिल कर दिए। पूना में एप्पल आता था, वहाँ के पूना के ट्रेडर्स ने सब एप्पल मंगाना वहाँ से बंद कर दिया है। उसके अलावा उनके पास इतना कोई खास सामान नहीं है। सबसे बड़ी चीज वहाँ की टूरिज्म है, लोग जाते थे इस्तांबुल, ये वो, अजरबैजान साथ में। अजरबैजान तो आर्मेनिया के साथ खुद यूएसए उलझा हुआ, उसको तो वैसे ही होश नहीं है, बट अजरबैजान में भी हमारे पिछले साल 2.5 लाख टूरिस्ट गए थे, वहाँ पे 3 लाख टूरिस्ट गए थे। 30 लाख जो है उनकी आमदनी जो है उसकी हमारे टूरिज्म से हुई थी। अब की बार 60% जो कैंसलेशन हो गई हैं टूरिस्ट की। मूवीज वहाँ पे शूट होने वाली थी वो कैंसिल हो गई हैं। कल्चरल प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम है वो हो गया है। टर्की के साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी अपना एमओयू कैंसिल कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अपना एमओयू कर लिया है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने अपना एमओयू उनके साथ में कैंसिल कर दिया है। तो इसका बहुत असर पड़ेगा। सिर्फ उसमें ज़रूरत है हम जैसे अपने देशवासियों की, ये नहीं कि जब गवर्नमेंट और दूसरे लोग अपना कैंसिल कर रहे हैं प्रोग्राम तो कुछ एक कीन कुमार होते हैं जो नहीं जी हमें तो वहां जाना ही है। गलवान का समय आया था ना, 2020 की बात है, जून तकरीबन मिड जून, तो कर्नल बाबू साहब बिहार रेजिमेंट के शहीद हो गए थे, आपको याद होगा जी। तो बहुत जबरदस्त मुहिम चली थी, बॉयकॉट चाइना, हिट द ड्रैगन वेयर हर्ट द मोस्ट। चीन के साथ व्यापार सब बंद करिए, टोटल बंद करिए। जितने भी हमारे एप्स हैं चीन के, बहुत से एप्स हैं, वो सब बंद हो गए थे। मुहिम चली थी चीन के खिलाफ। अभी क्या है कि अभी वॉलंटरली, क्योंकि हालांकि तुर्की और अजरबैजान, मैं खुद स्वयं गया था 2-1 साल पहले, ठीक है, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ बोला है कि वो पाकिस्तान के साथ देंगे। सॉरी, मैं एक ऐसे मुल्क के वहां जाना पसंद ही नहीं करूंगा जो पाकिस्तान के साथ देंगे। और देखिए बात ऐसी है कि इट इज अप टू अस। हमें, उनको फर्क शायद ना पड़े या ना पड़े इकोनॉमी, हमें फर्क पड़ेगा। हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस हिंदुस्तानी हैं और हमारे सेंटिमेंट्स, हम बहुत इमोशनल लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, हम जज्बाती लोग हैं और हम हमारे राष्ट्र के जज्बात के साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या हुई, आस्था जी मेरे को 1 मिनट देगा जी। सबसे अच्छी बात ये हुई कि पूरा इन्होंने बांटने की कोशिश करी ना हिंदुस्तानियों को। पहलगाम में धर्म पूछ के, नाम पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, मोदी जाके बोल देना, ये सब हम सब एक हो गए, बल्कि बटे नहीं। इसी पर ही बैकफायर कर गया प्लान उनका। इसी पर ही कुछ लाइन्स हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और मैं रामजस कॉलेज से हूँ और मैम मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और स्वयं भी कवि हूँ। तो आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मुझे दिनकर जी याद आ रहे हैं जो कहते थे कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। ये वो देश है जिसमें अब्दुल हमीद पैदा हुए। अली सर सामने खड़े हुए हैं, ये अब्दुल हमीद का देश है, ये कलाम का देश है, जिसमें वसीम बरेलवी पैदा होते हैं तो ये लिखते हैं कि खून सने ये इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं, जाओ इन पर नाच करो, बलिदान की इन पर छाया है, हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गवाया। अंतिम शब्दों में मैं अपने ही जनपद के एक बहुत मशहूर कवि गौरव चौहान जी की 2 लाइनें कह के पाकिस्तान को उसकी औकात बताता हूं कि बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं,
तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लिए। आशीष दुबे, रामजस कॉलेज से। टू गुड यार, दुबे। आशीष 4 पंक्तियां आपके लिए। आपके लिए एक दुबे के इसके ऊपर एक मेरा बहुत बढ़िया आपने पढ़ा इनका कविता दिनकर जी की। आप लोगों के लिए पैगाम जो दिनकर जी दे के गए और जो मैं अभी को दोहरा रहा हूँ वो बड़ा जरूरी है। दिनकर जी ने लिखा है कि पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से बुजदंडा है, पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से बुजदंडा है, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। और तो वो तभी होगी। और दूसरी बात ये याद रखना, उन्होंने एक और दी है हमारे साथ जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे कि सांप है, सांप को लोग मारने के लिए जाते हैं जरूर, आप ये नहीं कि सांप सबको काट ले वो नहीं, लेकिन अगर आप में कहते हैं उसी को धरा पूजती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर तुम्हारे पास गरल है तभी तुमको लोग पूजेंगे और नहीं तो तुमको पूजेंगे नहीं कोई। इसलिए अपने देश की तैयारी करिए, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, हमारे साथ सोशल साइंसेस सब में मिलकर ऐसा बनाइए कि आपको देख के लोग डरें। वही कि कोई जरूरी नहीं कि सांप काटे, क्षमा शोभते उसके बाद तब आप माफ करिए पाकिस्तान को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। आपके पास कुछ है नहीं, क्या करोगे? ये जो वीर रस की शुरुआत हुई है, मोहम्मद साहब आप उससे आशीष भाई और हमारे देश के जितने भी जाबाज फौजी हैं जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, सबको हिफाजत करने के लिए दुश्मन का कूद पड़ते हैं। ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, सुनी होगी आपने, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। कुछ और लोग बात रखना चाहते हैं अपनी। जी हाँ बताइए। मेरा नाम अगदस सिद्दीकी है। मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से धूल चटाई है। लेकिन बिल्कुल सर, आपसे ना पहला आपका बनता है। लेकिन सर अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि बॉर्डर पे अक्सर आतंकवादी कैसे पार हो जाते हैं। हम अपना बॉर्डर को इतना सिक्योर क्यों नहीं कर पाते कि वहाँ से ये लोग आ ही ना पाए। हर मतलब 1 महीने में 2 महीने में ये कैसे आ पा रहे लोग? ठीक है, और कोई सर दो तीन सवाल ले लेते हैं, उसके बाद एक साथ जवाब सुनते हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम नितिन है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े युद्ध के बाद क्या पॉलिटिक्स में जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसमें अग्निवीर स्कीम अभी भी लागू करनी चाहिए या फिर उसको इम्प्रूव होना चाहिए? ठीक है, और कोई सवाल? जी माइक ले लीजिए आप। सर मेरा नाम अरसलान अंसारी है और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है सर, पहले पुलवामा और फिर पहलगाम, लेकिन सर जिस तरह से हमने घर में घुस के मारा है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, तो सर मेरा ये सवाल है क्या अब से 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या बाद में भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो इस पे भारतीय सेना की क्या कार्रवाई है? ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, लास्ट फिर जवाब की ओर रुख करते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु दुबे है, जामिया से हूँ। हमेशा से अब जब भी युद्ध होती है पाकिस्तान न्यूक्लियर की धमकी देता है। खुद तो रहने के लिए अभी आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, दाल आटा राशन ऐसे, तो न्यूक्लियर को सेव करके रखना कब तक को सही है और कब तक वो धमकी देता रहेगा? क्या उसका कोई उपाय है, कोई निचोड़ है? और इसमें ऐड करते हुए एक बहस ये भी चल रही है सर, कि बहस ये भी चल रही है कि क्या IAEA को उसके न्यूक्लियर वेपन्स ले लेने चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट इक्विप्ड। वहां आतंकी अलग है, सेना अलग है, सरकार अलग है। देखिए बात ये है, पहले प्रश्न जो आपने प्रश्न किया है इसके बारे में, क्या था आपका प्रश्न? एक बार दोहराएं रिगार्डिंग इतने बड़े बॉर्डर पे पुलवामा और पहलगाम को जोड़ के पूछा था। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पार करके आते ही कैसे हैं। बॉर्डर की बात बताई। हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है, आपको मालूम है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का है ना। उसमें अलग अलग इलाके हैं। एक तो है इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बाद आता है LOC, आपने सुना होगा, पिक्चर भी बनी थी LOC ना। LOC वो जगह है जहां पर कि डिमार्केटेड नहीं है हमारा, जहां पर जो जिसका कंट्रोल था वहां पे बैठे हुए हैं। ये LOC डिफाइंड हुआ 1971 के बाद। उसके नीचे क्या है? IB। अभी इतनी बड़े एरिया में हमारे जगह हर एक जगह BSF लगे हैं, फौज लगी है वगैरह वगैरह। और आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं जिससे कि पता लगता है कि लोग आ रहे हैं। अभी आप कहिएगा तो भी लोग क्यों आते हैं? कारण यह है कि जहाँ पर कि छोटे और बड़े ग्रुप हैं, वो तरह तरह के इलाके, आप लगाइए फेंस, कितना भी फेंस लगाइए, चोरी घर में होता है, वही होता है, कुछ ना कुछ आदमी घुसते हैं। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कोई भी आतंकवादी हमारे यहाँ के 1000 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। जो रह गया कोई नहीं रहता, वो मारा जाता है। लेकिन लोग आते रहे तो क्या ये रुकेगा?
आंसर इज नो। कम तो होगा लेकिन रुकेगा नहीं। एक दूसरी बात आपने बताया कि जिस तरह का एक्शन है वो हुआ, क्या आगे भी होगा? अभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी ने बोला है एग्जैक्टली जिस दिन की बंद हुआ उस दिन क्या बोला उन्होंने? बोला ठीक है अभी तो ये हम इसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं इसको, इसके बाद अगर कोई भी एक्ट टेररिज्म की हुई तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसके पहले जो अभी हुई थी एक्ट ऑफ वॉर नहीं थी। सरकार ने लड़ाई डिक्लेयर नहीं की कि वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ, सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया। सर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए मलिक सर लास्ट कमेंट। जी देखिए, जैसा कि जनरल साहब ने बताया, हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है और यही नहीं, ऊपर नॉर्थ से लेके वेस्ट नीचे तक जाते जाते उधर से आप नॉर्थ में अगेन चाइना और बांग्लादेश तक, हर एक जगह जो है ना, और टेरेन ऐसा है, कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है, जैसा बताया जनरल साहब ने, सेंसर्स लगे हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है पता चलेगा कि कुत्ता भी क्रॉस किया तो वो तो सेंसर है, वो आपको फॉल्स अलार्म भी दे देगा। उसके अलावा हर एक जगह पे जो है ना सेंट्री डेप्यूट नहीं किए जा सके, एक पेट्रोलिंग होती है उस एरिया में। मान लिया उस एरिया से वो पेट्रोलिंग आगे निकल गई या डाइवर्जनरी फायर करके जो तोप के गोलों से दूसरी जगह फायर करेंगे, ध्यान उधर अट्रैक्ट करके इधर से निकाल देंगे अपने टेररिस्ट को इंडक्ट करने के लिए। तो ये उनकी अपनी अलग अलग तरह की टैक्टिक्स है इन्फिल्ट्रेशन कराने की, इसलिए टाइम लगेगा इसको बॉर्डर को सील करने में। फेंसिंग का आपने देखा होगा काम चल रहा है, काफी हद तक हो गया है, अभी इसमें और टाइम लगेगा। चलिए, कुल मिलाकर देश का जोश हाई है। और जाते जाते मोहम्मद साहब 2 लाइन आप कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं आप क्लोजिंग क्योंकि यहाँ पे एक गेस्ट ने बोला था कि अबाउट कर्नल सोफिया कुरैशी मैडम के बारे में, फौज में हम नहीं देखते धर्म जाति पाति कुछ नहीं, हम सब ये बात जानते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा धर्म फौज में होता है जो हमारे जवानों का धर्म होता है, हमारे ट्रूप्स का धर्म होता है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह हूं, मैंने मंदिर परेड में बराबर हमेशा शरीक हुआ हूं। मैं करनी माता आरती, दुर्गा माता आरती जो फौज में हमारे पलटन के मेरे को बखूबी आती है। और फौज में जो आरती होता है, आरती रिलीजियस सेना का एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। बिल्कुल जी। मैम जाते एंड कर रहे हैं आस्था, मैं सब ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी कि सारे क्वेश्चंस का आपका निचोड़, सारे क्वेश्चंस का निचोड़ हम खुद हैं। आप चाइना की बात किए, अगली दिवाली पे खबरदार आपने चाइनीज माल खरीदा तो ठीक है। आपने कर्नल कुरैशी की बात करी, अगली बार कोई अपॉर्चुनिटी आए, आपने अपनी बहन को आगे करना है कि तू जा, तो जिम्मेदार। अगली बार टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगली गूगल कंपनी से बड़ी कंपनी भारत में होनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी यहाँ के यंगिस्तान की है। जोरदार तालियां आपके लिए बजा दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे देश को गौरव से भर दिया है, साथ ही पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि एक घर में घुसकर मारने वाला नया भारत है। कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी मिल गई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। जब सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी आपको दिखा देंगे। इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।